हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे जो 1914 से 1918 तक चला था। इसके कारणों को जानेंगे, इसके परिणामों को भी जानेंगे। फिर आगे पेरिस शांति सम्मेलन और वर्साई की संधि को भी डिटेल में देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद आदि ने तैयार की थी। इसमें प्रथम औद्योगिक क्रांति वाले राष्ट्र थे ब्रिटेन और रसिया। वहीं द्वितीय औद्योगिक क्रांति वाले राष्ट्र थे रसिया, जर्मनी, इटली और जापान। इन दोनों ने ही आर्थिक लाभ कमाने के लिए विभिन्न कार्य किए और इनके औपनिवेशिक हितों के चलते इनके बीच टकरावट हुई, जिसने विश्व युद्ध को जन्म दिया। अब विश्व युद्ध होने के कारणों को जानते हैं तो सबसे पहला कारण है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। यहाँ जर्मनी इंग्लैंड के विरुद्ध था। जर्मनी के एकीकरण के बाद वह शक्तिशाली हो गया था। इसी के संदर्भ में विलियम कैशर कहता है कि हमें भी सूर्य के नीचे जगह चाहिए। उस समय माना जाता था कि जितनी जगह सूर्य की किरण पड़ती है वहाँ वहाँ इंग्लैंड का साम्राज्य है, इसलिए जर्मनी ने ऐसा कहा। फिर आगे रूस के विरुद्ध ऑस्ट्रिया होता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑटोमन साम्राज्य पर नियंत्रण चाहते थे। दूसरा कारण है कूटनीतिक संधि प्रणाली। इसमें फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से एल्सस लॉरेंस क्षेत्र फ्रांस से ले लिया गया था और बिस्मार्क फ्रांस को अलग थलग रखने के लिए विभिन्न देशों से कूटनीतिक संधियां कर रहा था। 1873 में 3 सम्राटों का संघ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस बना, लेकिन 1878 में से बर्लिन संधि से भंग कर दिया गया था। 1882 में भी त्रिगुट संधि सामने आई थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली एक साथ थे और इनके विरुद्ध थे इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ये तीन देशों के जो गुट बने थे उन्होंने सैन्यवाद को बढ़ावा दिया और यूरोपीय राष्ट्रों में आपसी विश्वास भी कम हुआ। यही कूटनीतिक संधियां आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध को जन्म देती हैं। विश्व युद्ध का अगला कारण था उग्र राष्ट्रवाद। फ्रांस अपने एल्सस लॉरेंस क्षेत्र को वापस लेना चाहता था और जर्मनी से राष्ट्रीय अपमान का बदला लेना चाहता था। वहीं ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य बोस्निया और हर्जेगोविना के क्षेत्र को लेकर टकराहट हुई। अगला कारण आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव। अब मेटरनिक ने जो यूरोपीय व्यवस्था एस्टेब्लिश की थी उसकी समाप्ति 1971 में ही इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद समाप्त हो गई थी। अब इस तरह की कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ना होने के कारण इसका फायदा ऑस्ट्रिया ने उठाया और 1908 में बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया और सर्व जनजाति की भावनाओं को उग्र कर दिया, राष्ट्रवादी भावनाओं को उग्र कर दिया। इन्हीं क्षेत्रों के चलते ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य हितों में टकराव भी हुआ था। अब विश्व युद्ध होने के तत्कालीन कारण इस प्रकार थे कि राष्ट्रवाद की भावना के चलते बाल्कन क्षेत्र में सर्व स्लाव युद्ध हो रहा था, जिसे रूस प्रोत्साहित कर रहा था और इसका दमन लगातार ऑस्ट्रिया कर रहा था। ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र पर नियंत्रण भी कर लिया था और इस नियंत्रण का विरोध कर रहा था सर्बिया। तो इसी बीच एक घटना होती है कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार फ्राइड फर्डिनेट बोस्निया के एक नगर सराजेवो घूमने जाता है और वहाँ 1914 में किसी सर्ब जाति के व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है और ऑस्ट्रिया इस घटना के विरुद्ध सर्बिया को दोषी ठहराता है और इसका उत्तरदायित्व उसे लेने को कहता है। इसी क्रम में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और इसी के साथ विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। अब इस बात से सर्बिया भी इसलिए उग्र हो गया था क्योंकि उसे रूस का सहयोग प्राप्त हो गया था। रूस को भी इंग्लैंड और फ्रांस का समर्थन था। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया को जर्मनी, इटली और टर्की का समर्थन था। इसी संदर्भ में कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध 2 घोड़ों का युद्ध था। घुड़सवार तो इसमें बाद में शामिल हुए थे। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि यूरोपीय राष्ट्रों में तो पहले ही विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए टकराव मौजूद था, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रिया और सर्बिया एक दूसरे के सामने आए तो यूरोपीय शक्तियां भी अपने लाभ के चलते उस युद्ध में शामिल हो गईं। अब आगे जानते हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम क्या हुए। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक परिणाम। तो इसमें व्यापारिक गतिविधियां कम होने लगीं, हवाई हमले होते थे जिसके कारण कारखाने नष्ट होने लगे और वस्तुओं के उत्पादन में भी कमी आई, तो वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि भी हुई। फिर युद्ध व्यय अधिक होने लगा तो आर्थिक बोझ भी बढ़ा देशों पर। औसत दैनिक खर्च युद्ध का लगभग 40 करोड़ रुपए होता था। यूरोप की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की ऋणग्रस्तता बढ़ने लगी, उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर हुई। आर्थिक सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए उन्हें अमेरिका से भी कर्ज लेना पड़ा और जब युद्ध में खर्च बढ़ रहा था तो अतिरिक्त मुद्रा का प्रसार भी किया गया विभिन्न देशों के माध्यम से, जिससे उनकी मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। जब यूरोप के देशों की वित्तीय स्थिति कमजोर हुई तो यहाँ पर अमेरिका का आर्थिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ने लगा और इसी के चलते 1929 की मंदी का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। आगे देखते हैं सामाजिक परिणाम क्या क्या हुए। तो मानव संसाधन की हानि हुई। हवाई हमले, अकाल और महामारी से 80 लाख लोग मारे गए थे। हाँ, लेकिन पुरुष अब युद्ध में व्यस्त थे तो यहाँ पर महिलाओं का कार्य क्षेत्र बढ़ने लगा था। महिलाओं को कारखानों में कार्य मिलने लगा था, वे जागरूक होने लगी थी। इसी के साथ टैंक, विमान,
रासायनिक गैस आदि युद्ध के साधनों का तकनीकी विकास हो रहा था। चिकित्सा के क्षेत्र में भी औषधियों का डेवलपमेंट किया जा रहा था तथा परिवहन और संचार का भी विकास हुआ था। आगे देखें प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम क्या हुए। तो यूरोप के प्रमुख देशों में राजतंत्र समाप्त हो गया। इसका प्रभाव रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में देखा गया। वहीं ऑटोमन साम्राज्य के विघटन होने से पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया जैसे देश स्वतंत्र हो गए। अमेरिका का यूरोप की राजनीति में प्रवेश शुरू हो गया। फिर आगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सामूहिक सुरक्षा के लिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। आगे फिर इसी के चलते होता है पेरिस शांति सम्मेलन, जिसमें इटली और जर्मनी का अपमान किया जाता है, जो इन देशों की राष्ट्रवादी भावनाओं को आहत करता है और इसी में जन्म लेता है फाशीवाद और नाजीवाद। और यह फाशीवाद अपने विस्तारवाद पर बल देता है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार कर दिया था। ये परिणाम थे प्रथम विश्व युद्ध के। चलिए अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए पेरिस शांति सम्मेलन 1990 की बात करते हैं। इसमें हुआ ये था कि विश्व में शांति के लिए इसका आयोजन किया गया था। पराजित राष्ट्रों को यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया था। साथ ही यहाँ पर रूस को भी आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि वह विजित राष्ट्रों में से एक था, क्योंकि रूस में साम्यवादी क्रांति चल रही थी। फिर पेरिस शांति सम्मेलन के माध्यम से शस्त्रों के युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन आगे इस समझौते के तहत विभिन्न राष्ट्रों के प्रमुखों के आपसी सिद्धांत और व्यक्तित्व टकरा रहे थे, इसलिए उनमें भावनाओं के युद्ध ने जन्म लिया। पेरिस शांति सम्मेलन कराने के समक्ष कुछ चुनौतियां इस प्रकार थीं कि सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या अधिक थी, इसलिए निर्णय लेना मुश्किल था। पेरिस में जर्मनी के प्रति प्रतिशोध और उग्रता थी, इसलिए शांति कैसे करें उसकी भी चिंता थी। यह भी देखना था कि युद्ध की क्षतिपूर्ति किसके ऊपर आरोपित की जाए। अब इस सम्मेलन में कुछ नेतृत्वकर्ता और उनके स्वार्थ इस प्रकार सामने आते हैं। पहला है अमेरिका से। वुडरो विल्सन यहाँ पर थे, जो 14 सूत्री आदर्श कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार राज्यों की सीमा में परिवर्तन जनता के अनुसार होना चाहिए, सभी निर्णय एकल रूप में लिए जाने चाहिए, गुप्त संधियां नहीं होनी चाहिए, सभी देशों को निशस्त्रीकरण करना होगा, नए राज्यों का निर्माण राष्ट्रीयता के आधार पर किया जाएगा, राष्ट्र संघ की स्थापना की जाएगी और एल्सा लॉरेंस क्षेत्र फ्रांस को वापस दिया जाएगा। साथ ही मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाए। और ये सभी आदर्शवादी विचार थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आता है फ्रांस का क्लीमेंसू। ये वहाँ का सभापति था और यह क्लीमेंसू 1871 में जर्मनी का जो अपमान हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से, उसका बदला चाहता था। इसलिए वह चाहता था कि जर्मनी से एल्सस लॉरेंस क्षेत्र को वापस लिया जाए और उसे प्रादेशिक, सैनिक, आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता था क्लीमेंसू। मतलब यह अतीत की क्षतिपूर्ति और भविष्य की सुरक्षा चाहता था, जो इसका यथार्थवादी विचार था। अगला आता है इंग्लैंड का लॉयड जॉर्ज। यह चाहता था कि इंग्लैंड के विशाल साम्राज्य और व्यावसायिक हित के अनुसार निर्णय हो। फ्रांस इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि बाद में उससे खतरा हो और फ्रांस तथा जर्मनी शत्रु बने रहें, ताकि इसका फायदा इंग्लैंड को मिलता रहे। इसलिए विल्सन और क्लीमेंसू के विचारों में सामंजस्य स्थापित किया गया और राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। अगला आता है इटली का ऑरलैंडो। इनकी मांग थी कि एड्रियाटिक सागर के फ्यूमे नगर पोर्ट, अल्बानिया तथा अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश दिए जाएं, लेकिन इटली की इस बात को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे वहां राष्ट्रीय अपमान की भावना जागी और मसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का जन्म हुआ, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आधार प्रदान किया। तो ये था पेरिस शांति सम्मेलन। अब आगे बात करते हैं वर्साई की संधि के बारे में। इस सम्मेलन में जो भी बातें रखी गई, उनमें से क्या क्या वर्साई की संधि में अपनाया गया वो देखते हैं। इस संधि के प्रावधान इस प्रकार थे। पहला है प्रादेशिक या क्षेत्रीय प्रावधान। तो जर्मनी के क्षेत्रों का बंटवारा किया गया। फ्रांस को एल्सेस लॉरेंस तथा 15 वर्ष के लिए सारगार्ड क्षेत्र प्रदान किया गया और यह प्रावधान किया गया कि 15 वर्ष के बाद यहाँ जनमत संग्रह किया जाएगा। यदि यहाँ की जनता जर्मनी के साथ मिलना चाहती है तो जर्मनी इसकी कीमत भी अदा करेगा। आगे यहाँ जर्मनी को सर्वाधिक नुकसान अपनी पूर्वी सीमा में उठाना पड़ा, क्योंकि पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया स्वतंत्र राज्य बन गए थे। पोलैंड को जर्मनी के डांजिग नगर बंदरगाह पर अधिकार दिया गया और उसे समुद्र तक का रास्ता देने के लिए जर्मन प्रदेशों में से एक गलियारा भी दिया गया। फिर जर्मनी के उपनिवेश छीन लिए गए और उन्हें राष्ट्र संघ के अंतर्गत मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया। अब देखें कि ये मैंडेट व्यवस्था क्या थी। इसके अंतर्गत राष्ट्र संघ पर यह दायित्व डाला गया था कि वह पराजित राज्यों में, विशेषकर जर्मनी से छीने गए राज्यों में, मतलब उनके उपनिवेशों के कल्याण और विकास की व्यवस्था करेगा और उन्हें स्वशासन के योग्य बनाएगा। राष्ट्र संघ ने अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने का कार्य मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया। अतः मैंडेट व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ ब्रिटेन और फ्रांस को मिला। इसके तहत ब्रिटेन को टर्की साम्राज्य के क्षेत्र जैसे इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन आदि जैसे उपनिवेश मिले। वहीं फ्रांस को सीरिया, लेबनान के क्षेत्र पर अधिकार मिला।
इस तरह टर्की साम्राज्य के क्षेत्र और जर्मन उपनिवेश पर पूंजीवादी मित्र राष्ट्रों का नियंत्रण हुआ। व्यवहारिक रूप में यह मैंडेट व्यवस्था एक साम्राज्यवाद का नवीन रूप बनकर सामने आई। इसी तरह कहा गया कि यह व्यवस्था एक पाखंड थी जिसका लक्ष्य पुराने साम्राज्यवादी भेड़ियों द्वारा भेड़ को नए कपड़ों में छिपाना था। आगे वर्साई की संधि के सैनिक प्रावधान क्या थे वो देख लेते हैं। तो जर्मनी में अब स्थल सेना की संख्या सीमित कर दी गई और वह 1 लाख तक की ही रखी जा सकती थी। अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई वहाँ की। जर्मनी की वायुसेना को भी भंग कर दिया गया। नौसेना भी सीमित की गई। उनके पनडुब्बियों के यूज पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही जर्मनी के युद्ध सामग्री के आयात निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा। राइन भूमि को असैनिकृत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। निशस्त्रीकरण के लिए एक आयोग का भी गठन किया गया था। आगे वर्साई की संधि के आर्थिक प्रावधान थे कि जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया गया और जर्मनी पर $5 अरब की युद्ध क्षतिपूर्ति की रकम आरोपित की गई। उपनिवेशों में लगी समस्त जर्मन पूंजी को जब्त कर लिया गया और जर्मनी के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा। जर्मनी से कहा गया कि अगले 10 वर्षों तक फ्रांस को प्रति वर्ष 70 लाख टन कोयला और बेल्जियम को 80 लाख टन कोयले की आपूर्ति कराएगा वह। तो ये सभी प्रावधान रखे गए वर्साई की संधि में। अब वर्साई की संधि का मूल्यांकन यदि करें तो इसमें सबसे पहले आता है आरोपित संधि थी है। इसमें एक पक्षीय संधि ही दिखाई पड़ती है क्योंकि सारे प्रावधान जर्मनी के लिए ही मौजूद थे। दूसरा कठोर और अपमानजनक संधि थी क्योंकि उत्तरदायित्व केवल जर्मनी पर डाला गया था इसमें, जो अनुचित था। जर्मन क्षेत्रों का बंटवारा कर उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया गया और क्षतिपूर्ति की रकम और शर्तें कठोर रखी गईं। ब्रिटेन के चर्चिल के अनुसार ये एक अविवेकपूर्ण संधि थी। यह प्रतिशोधात्मक संधि भी दिखती है क्योंकि 1871 के फ्रैंकफर्ट संधि का बदला फ्रांस ने इस शांति सम्मेलन के माध्यम से लिया था, जो कि तार्किक प्रतीत नहीं होता। अगला यह संधि विश्वासघाती संधि भी थी क्योंकि जर्मनी ने विल्सन की 14 सूत्री मांगों के आधार पर समर्पण किया था, लेकिन क्लीमेंसो का यथार्थवाद लागू किया गया और डार्जिंग नगर पोलैंड को दे दिया गया। फिर यह संधि युद्ध विराम की संधि प्रतीत होती है क्योंकि इसने युद्ध को पूरी तरह रोक नहीं दिया था, क्योंकि वर्साई की संधि के महज 20 वर्ष बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1919 में ही वर्साई की संधि के प्रावधानों को देखकर कहा गया यह कोई शांति संधि नहीं बल्कि 20 वर्षों का युद्ध विराम है। चूंकि संधि के प्रावधान इतने कठोर और अपमानजनक थे कि जर्मनी का राष्ट्रवाद आहत हुआ और संधि पर हस्ताक्षर करने वाले वाइमर गणतंत्र को अपमान का सामना करना पड़ा और जनता का इस वाइमर गणतंत्र के प्रति मोह भंग होने लगा। इसलिए हिटलर के नेतृत्व में तानाशाही शासन की स्थापना हुई, जिसने जर्मन राष्ट्रवाद को संतुष्ट करने के लिए सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पर बल दिया। इसी के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आधार तैयार होता है। इसीलिए कहा गया कि वर्साई की संधि में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज छिपे हुए थे। आगे जानते हैं कि विल्सन की जो 14 सूत्री मांगे थी वह इस संधि के माध्यम से कहां तक पूरी हुई थी। तो इसके केवल 4 कार्यक्रम लागू किए गए थे इसमें। पहला था कि बेल्जियम स्वतंत्र किया गया था, एल्सस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को दे दिया गया था, हंगरी भी ऑस्ट्रिया से स्वतंत्र हो गया था, वहीं राष्ट्र संघ का भी निर्माण हुआ था। लेकिन अब विल्सन की ये 14 सूत्री मांग पूरी तरह लागू भी नहीं हुए थे क्योंकि क्षेत्रों के बंटवारे में जनता की इच्छा नहीं देखी गई थी। जर्मनी को एकमात्र युद्ध की अपराधी घोषित किया गया था। निशस्त्रीकरण सभी पर लागू नहीं हुआ था। इसके द्वारा लागू किए गए कार्यक्रम भी सफल नहीं रहे थे क्योंकि राष्ट्र संघ भी विभिन्न यूरोपीय देशों के मध्य समन्वय की स्थापना में असफल सिद्ध हुआ था। अब यह जो वर्साई की संधि हुई, इसके संदर्भ में ब्रिटिश पीएम लॉयड जॉर्ज ने कहा था कि ये शर्तें युद्ध में वीर गति पाने वाले सैनिकों के रक्त से लिखी गई हैं। हमने ईश्वर के आदेश को क्रियान्वित किया है और हमें यह देखना है कि जिन लोगों ने इस युद्ध को आरंभ किया वे फिर कभी ऐसा करने की स्थिति में न रहें। वे कहते हैं कि इस संधि में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उनके समाचार और उनके राजनीतिज्ञ भी यही कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि तुम्हें हस्ताक्षर करने होंगे। यदि तुम वर्साई में ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें बर्लिन में ऐसा करना होगा। तो ये सारी कहानी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके लिए हुई वर्साई की संधि की। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।